ठीक है भाई, चलो करते हैं क्वेश्चंस। 6th वाले पार्ट में कोई दिक्कत है? 7th करते हैं। बोलो, M1 है ये, इस पे नीचे क्या लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और कोई सरफेस ऑफ कांटेक्ट भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बोलो कौन सा? ये वाला। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नाम इधर M1G, इधर N1 और इधर N2 बोलेंगे। ओके, सही है। अब ये जो M2 मास है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? बोलो, M2 है, M2G नीचे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट इसके कितने? एक ये है और एक ये है। इसने इस पे क्या लगाया था? N2, तो ये भी इस पे क्या लगाएगा? N2, तो डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली होगी N2, सही है। और यहां पे क्या लग जाएगा? N3। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चले आगे। ओके, 8th, इसमें बनाई हुआ है तो कुछ अलग से बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बोलो भाई, M1 मास है, M1G नीचे, ठीक है। यहां पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इसके परपेंडिकुलर इधर लगेगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन N1। बोलो, यहां पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे क्या लगेगा? N2, है ना। और ये सरफेस क्या गिवन है? रफ गिवन है। अगर दिया ना हो तो स्मूथ मानेंगे, दिया है तो रफ है। बोलो, यहां पे ये क्या है? रफ सरफेस। ये जो सीढ़ी है या ये जो डंडा है, बॉडी है, ये ऐसे स्लाइड होकर गिरना चाहता है ना। अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो क्या होता? बोलो, ये ऐसे गिर जाता। यस और नो? मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है? इधर जाने की है। इसकी टेंडेंसी क्या है? इधर जाने की है। मतलब फ्रिक्शन क्या लगेगा इस पे? सही है। F1 फोर्स यहाँ लग जाएगी फ्रिक्शन की। बोलो, ये वाला एंड फिसल के नीचे आना चाहता है, तो बोलो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? ऊपर। ठीक है, इधर F1 लग जाएगा, इधर F2 लग जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है, 9th वाला पार्ट देखिए। 9th पार्ट में क्या हो रहा है? बोलो, M1G नीचे, ये क्या है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट N1 इधर से, ये किसी ब्लॉक के सहारे है या किसी दीवार के स्ट्रक्चर के सहारे है, तो बोलो यहां पे क्या लग जाएगा? रफ सरफेस है, तो बोलो ये स्लाइड होके नीचे जाना चाहता है ना। अगर ये नॉर्मली रखा होता स्मूथ सरफेस पे, तो ये कहां जाता? ऐसे जाता फिसल के। तो बोलो ये इधर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? इधर। कोई दिक्कत? बोलिए भाई, बिल्कुल सिंपल है। 10th, यहां क्या होगा? बोलो, ये ब्लॉक है M1, नीचे जाएगा MG, M1G, इधर सरफेस ऑफ कांटेक्ट है तो N1। बोलो, यहां पे कांटेक्ट सरफेस है, तो बोलो इधर इसके परपेंडिकुलर N2। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना। ओके, यहां पे ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है M1। बोलो, नीचे क्या लगेगा इस पे? ट्रायंगुलर ब्लॉक का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बोलिए, इधर क्या लगेगा? सही है। बोलो, यहां पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, N1 लग जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, यहां से क्या लग जाएगा? इधर की तरफ N2 लग जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और कोई सरफेस दिख रहा है? और कोई फोर्स होगी क्या? कोई फोर्स नहीं होगी। M2 के बारे में बात कर लेते हैं। बोलिए, यहां पे क्या होगा? M2G नीचे, सही है। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर लगेगी, सही है। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी, है ना, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसको कहां धका रहा है? नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो बोलो, नॉर्मल रिएक्शन कहां लग जाएगा? नीचे, ऐसे ऐसे लग जाएगा, सही है। ऐसे करके कोई नहीं बैठेगा, ऐसे करके नहीं बैठेगा कोई नहीं। अपनी ठोडी को अपना गर्दन का सहारा दो, हाथ का नहीं। बोलो भाई, एक सरफेस ये भी है ना। यहां से भी क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। लेट से ये N2 है, इसको नाम दे दो N3, ये हो जाएगा N4। ठीक है। बोलो, ये आदमी है M3 मास का, ये रस्सी से इसको खींच रहा है। बोलो, इधर क्या लग जाएगा? टेंशन T1। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। क्या कोई और फोर्स दिख रही है आपको? और कोई फोर्स नहीं है। अब M3 जो पर्सन है, इसके बारे में बना लेते हैं। बोलो, रस्सी है इधर, तो बोलो इस पे इधर की तरफ फोर्स क्या लगेगा? T1 फोर्स लगेगा।
रस्सी में कितना टेंशन था, T1, तो रस्सी जो है इसको भी T1 से खींचेगी और इसको भी T1 से खींचेगी, तो इधर कितना फोर्स लग जाएगा, T1 फोर्स लग जाएगा। बोलो इसका मास m3 है, तो नीचे क्या लगेगा, m3g। बोलो ये जमीन पे खड़ा है ना, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, तो बोलो यहाँ क्या लग जाएगा ऊपर की तरफ, लेट से n5 बोल देते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो गई बात। क्या कोई और फोर्स दिख रही है आपको, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगानी पड़ती है ना। बोलो अगर ये सरफेस रफ होता ये वाला, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, सोच के देखना है आपको कॉमन सेंस से। बोलो ये क्या कर रहा है, उस ब्लॉक को इधर खींच रहा है, टेंशन इधर लग रही है, मतलब ये आदमी इधर जाना चाहता है, नेट फोर्स कहां लग रही है, इधर लग रही है ना, तो इंसान कहां जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है, बोलो फ्रिक्शन लग जाएगा इस वाले डायरेक्शन में। कोई भी दिक्कत है यहाँ पे, क्या रिपीट करने की जरूरत है कुछ, इजी टॉपिक है ना। देखो ये बेस है, अगर ये नहीं होगा बिल्ड, फिर आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है वो अच्छा नहीं डेवलप होगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था है ना आपको, टेंशन के बारे में बताया हुआ है मैंने। रस्सी में जो खिंचाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन। वो कैसा होता है, पुलिंग इन नेचर है ना, हमेशा वो अपनी तरफ खींचता है, रस्सी की तरफ जो है रस्सी खींचती है ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एंड पे लगा हुआ है, दोनों एंड पे लगे हुए ऑब्जेक्ट को रस्सी कहां खींचेगी, अपनी खुद की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो बोलिए यहां क्या होगा, m मास है, mg नीचे, इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2, हो गया खत्म। नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं है यहाँ पे कोई, सॉरी। यहां देखिए ब्लॉक है, mg कहां लगेगा, नीचे, टेंशन कहां लगेगा, ऊपर। क्लियर हो गई बात, और कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है ना। बोलो जब बैलेंस है, बोलो ये रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो, यानी कि ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी कि T इज इक्वल टू mg। कोई भी दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन कल करवा दिया था मैंने, है ना, छुट्टी के टाइम पे। रिपीट करो क्या, ठीक है रिपीट कर देते हैं। बोलो m2 है यहाँ पे, m2 ये रस्सी है, एक ये रस्सी है, एक m1 है। इस रस्सी में टेंशन T1 मान लिया है, इस रस्सी में टेंशन T2 मान लिया है, ठीक है। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, दिस इज m2। नीचे क्या लगेगा बोलिए, m2g, ठीक है। ओके, ऊपर क्या लगेगा, T2 लगेगा, है ना। अब बात करते हैं m1 की, m1 है ये, बोलो m1g कहां लगेगा, नीचे लगेगा। ये रस्सी इसको ऊपर खींच रही है ना, बोलो तो ऊपर क्या लग जाएगा, T1। अरे एक रस्सी ये भी तो है, ये रस्सी इसको तो ऊपर खींच रही है और इसको नीचे खींच रही है, तो नीचे क्या लग जाएगा, T2। अब देखो आप बेसिक इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू m2g, यहाँ क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस m1g, आ जाएगा ना। बेसिक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं ना, जब इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जेक्ट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो बोलो इधर वाली फोर्स इक्वल टू इधर वाली फोर्स, इधर वाली फोर्स इक्वल टू इधर वाली फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत है, चले आगे। ये भी वैसा सही क्वेश्चन है ना। तो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो ये ब्लॉक है m1, नीचे लगा हुआ है m2। यहां पे रस्सियों का अरेंजमेंट देखो, स्ट्रिंग्स का अरेंजमेंट देखिए, m1 है, इधर रस्सी है, इधर रस्सी है, इधर एक रस्सी है और इधर m2 है। तो बोलो सबसे पहले m2 के लिए बनाए, m2 नीचे क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, लेट्स से इस रस्सी में टेंशन T3 मानी है, तो T3 ऊपर लग जाएगा। गलत है क्या, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये किसी एंगल पे है, एंगल पे है ये ऐसे वर्टिकल नहीं है। T1 और T2 ये वाली जो रस्सियां हैं ये एंगल पे नहीं है, सॉरी एंगल पे है, वर्टिकल नहीं है। कहीं तुम आगे चल के इक्वेशन लिख दो कि सब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ऐसा नहीं करना है। जब वर्टिकल है तो वर्टिकल वाले डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब m1 को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा भाई m1। सबसे पहले m1g नीचे लग जाएगा। बोलो एक रस्सी इसको नीचे खींच रही है, यहां क्या लग जाएगा,
बोलो एक रस्सी इसको इधर खींच रही, इधर क्या लग जाएगा T1 और इधर क्या लग जाएगा। हो गया फ्री बॉडी डायग्राम का, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई किस तरीके से करेंगे इसको हम। ये मास भी m है, ये मास भी m है, बहुत सारी रस्सियां अटैच्ड है यहाँ पे। बोलिए ये m है mg, इधर एक रस्सी है, इधर एक रस्सी है, ठीक है। तो बोलो क्या आ जाएगा, इधर T3 इधर T4, ठीक है ना। ये एक m मास है, इधर T1 इधर T2, यहाँ पे कोई रस्सी नहीं है, ठीक है ना। तो mg इधर और mg इधर, कुछ नहीं है। बीच में रस्सी होती तो यहाँ पे कुछ T5 आ जाता, T5 होता तो इसको ऊपर खींचता T5 और इसको नीचे खींचता। समझ में नहीं आया? ऐसे मत बैठो भाई, क्या हो गया, तबीयत ज्यादा डाउन है। मैनेजेबल है ना, मैनेजेबल है तो सीधे बैठ, ठीक है। ये वाला देखिए भाई केस, यहाँ पे टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रस्सियां भी जुड़ी हुई हैं और सरफेस ऑफ कांटेक्ट भी है ना, ठीक है। ओके चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले M1 को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया M1 भाई, M1, ठीक है। बोलो नीचे क्या लगेगा, M1G। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। दीपिका तुम ध्यान यहां रखो, नोटबुक में कुछ मत लिखो, सिर्फ यहां देखते रहो, ठीक है। रख दो पेन, ठीक है। M1G यहां लगेगा, ठीक है। बोलो भाई, बोलो एक रस्सी यहां अटैच्ड है तो इधर क्या लग जाएगा T1, इधर एक रस्सी अटैच्ड है, इधर क्या लग जाएगा T2, ठीक है। अब यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए सरफेस अवेलेबल है, सही है। बोलो ये ब्लॉक इसको ऊपर पुश कर रहा है ना, और ये ब्लॉक इसको नीचे पुश कर रहा है। हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, M1 का। तो M1 पे जो फोर्स लग रही है, M1 पे किसने लगाया, M2 ने लगाया, M2 ने M1 को नीचे लगाया। तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, नीचे लगेगा, N नॉर्मल, सही है। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बोलो M2, सही है। नीचे क्या लगेगा, M2G, सही है। इस ब्लॉक ने इसको ऊपर धकाया हुआ है तो इस पे फोर्स लग गया ऊपर की तरफ N, है ना। इसने इस पे N लगाया था तो इसने भी इस पे N ही फोर्स लगाया है। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। यहां पे और भी आसान है ना। बस दिखने में थोड़ा यूं लग रहा है कि 3 ब्लॉक आ गए, कोई बात नहीं, 3 ब्लॉक आ गए तो क्या हो गया, कोई नामुमकिन चीज हो गई है क्या? क्या यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स लगेगी जो आपको पता नहीं है? नहीं ना। तो बोलिए क्या होने वाला है, बोलिए T1, यहां पे टेंशन T2। तो बोलिए सबसे पहले हम बनाते हैं M1 के लिए, ठीक है। इस रस्सी में मैंने टेंशन मान लिया T1, इस रस्सी में मैंने टेंशन मान लिया T2, ठीक है। यहां पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन मान लिया N, ठीक है। पहले ही अज्यूम कर लिया मैंने कि मैं यहां पे ऐसे ऐसे लिखने वाला हूं। तो बोलिए M1 के लिए नीचे क्या लगेगा, M1G, सही है। बोलो क्या ये रस्सी इसको ऊपर खींच रही है, खींच रही है ना। तो बोलो ऊपर क्या लग जाएगा, T1, ठीक है। और अब मेरे को बताएगी भाविका, बोलो ये रस्सी इसको कहां खींच रही है, नीचे। तो T2 की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। तो यहां पे लगा दूं क्या, T2 लग दूं, गलत तो नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब M2 के बारे में मैं सवाल पूछूंगा। M2, बोलो ललित बताएगा मुझे कि भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मैं क्या क्या लिखूं यहाँ पे फोर्सेस, बताओ। M2G लगेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऊपर T2 लग जाएगा, ओके। और कोई सरफेस ऑफ कांटेक्ट भी है क्या, M3 नहीं है, फिर अब बता, N1 या N नीचे है, नीचे क्यों लगा, हाँ नीचे पुश कर रहा है उसको, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, ठीक है। अब M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और संदेश बनाएगा। बताइए भाई M3 आइए, क्या लगाऊं यहां पे मैं, नीचे लग जाएगा M3G, ऊपर N, और कोई फोर्स, बोलो भाई, बिल्कुल सिंपल है, आसान है ना, ठीक है। चले आगे, ये देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जहां पे रस्सी अटैच हुई है वहां पे आप क्या लिखेंगे, एक टेंशन का नंबर डाल देंगे, बस, और कुछ नहीं है। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए भाई यहां क्या हो रहा है,
M1, M2 और M3 तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यहां पे दो रस्सियां अटैच है, यहां पे दो रस्सियां हैं, यहां पे दो रस्सियां हैं। तो बोलिए यहां पे T1 T2 नाम रख दिया, T3 T4 T5 T6 नाम रख दिया, ठीक है। तो बोलो इस ब्लॉक को ऊपर कौन लेके जा रहा है, T2 और T1 इस डायरेक्शन में, नीचे M3G लग जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, बोलिए M3, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, और अब मुझे बताएगा मनदीप, ये ठीक लिख दिया क्या मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है। अब M1 के बारे में बताओ, चलो ये हो गया M1। अब बताओ क्या क्या लगाओ यहां पे, ना 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 ना, सिर्फ मनदीप बताएगा। नीचे M1G, ओके, नीचे की तरफ इधर क्या लगेगा, T2, ओके, T3 एंड T4। कोई गलत है क्या भाई, इसमें कोई गलती है, कोई फोर्स बाकी है क्या, कोई फोर्स बाकी नहीं है, ठीक है। अब M2 बनाने में मेरी हेल्प करेगी जनीता। M2 बोलो क्या करना है मुझे, M2G नीचे लग जाएगा, ओके है? T1 कौन सी डायरेक्शन, ये यहां क्या लिखूं, कोई और फोर्स है क्या, क्या इसके अलावा कोई फोर्स दिख रही है किसी को, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, चले आगे। ये देख लो, अब क्या हुआ है, ये एक इनक्लाइंड सरफेस है, क्या बोलते हैं इसको, इनक्लाइंड सरफेस। इनक्लाइंड मतलब झुका हुआ सरफेस, ऐसा सरफेस है जैसे ये है, ये क्या है, रैंप, जैसे रैंप होता है ना, रैंप होता है इंक्लाइंड सरफेस, ये जो पोडियम है ये क्या है, फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट हो गया। ये वाला सरफेस कैसा है, वर्टिकल, जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, इनक्लाइंड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और जनरली इसका जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, झुकाव मतलब कितने एंगल पे है ये, दैट इज कॉल्ड थीटा। ये बेसिकली एंगल की ही बात कर रहा है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है। फलाना कोई वेज है, वेज मतलब ऐसे इंक्लाइंड सरफेस वाला एक, उसका एंगल 30 डिग्री है, मतलब उसका इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री। एक का 60 डिग्री दे दे तो वहां पे इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। एंगल गिवन होता है जनरली 99% क्वेश्चन, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बोलो इस m मास के ब्लॉक का बनाना है। तो बोलिए यहां पे mg कहां लगेगा, नीचे, ठीक है। अब बताइए ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ये कैसा है, टेढ़ा है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, सही है। तो इधर जो लगेगा ऐसे, ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। बोलो ये सरफेस, ये जो सरफेस है ये इसको पुश कर रहा है ना ऊपर की तरफ, उठाया हुआ है ना, तो बोलो इसने इस पे कहां फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया। इसने इस पे कहां फोर्स लगाया होगा, नीचे की तरफ, कितना, n मैग्नीट्यूड का ही फोर्स लगाया। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल साधारण बात है, आसान भी बात है ना, ओके। अच्छा मुझे बताइए अगर ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो क्या हम फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होगी, लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मान लो मैं कह दूं कि ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस, ठीक है। मतलब ये जो ब्लॉक है ये असल में फिसल के कहां आना चाहता है, नीचे आना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो बोलो ये नीचे आना चाहता है, इसको कोई रोकने वाला होगा, और वो कौन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ही होगी, जो इसको एफ ऊपर की तरफ लग रही होगी, तो इसको रोके होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो भाई, ऑल राइट।
अब क्या दे दिया, वहां पे तो सरफेस जो था वही इंक्लाइंड सरफेस था, यहां आपको सरफेस इंक्लाइंड नहीं गिवन है, सरफेस जो है वो तो आपका फ्लैट ही है। ये देखो ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस आपका फ्लैट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे एक ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है। ट्रायंगुलर ब्लॉक समझते हो आप? अरे ट्रायंगुलर ब्लॉक ऐसा ऐसा और ऐसा वाला ब्लॉक है, ठीक है। इसके यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे ऐसे, कहां पे रखा हुआ है? ऊपर रखा हुआ है ना, यहां पे, ठीक है। ये है, इसका नाम है ब्लॉक, ठीक है। और जनरली जो इसका नाम है वेज। क्या बोलेंगे इसका नाम? वेज। वेज एक ऐसा ब्लॉक होता है, आसान भाषा में बोले तो, जिसका एक सरफेस क्या होता है, इनक्लाइंड होता है। आंखें बंद ऐसे मत करो, ठीक है। आंखों को रेस्ट क्लास के बीच में नहीं देना है, क्लास के बाद देना, ठीक है। 2-3 सेकंड से ज्यादा आंखें बंद होगी तो मैं हर 1 सेकंड के लिए एक थप्पड़ भी लगा सकता हूं, ठीक है। दिस गोज फॉर ऑल द जेंडर्स, ठीक है। बोलिए भाई, अब हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है, वेज जो है, इसका मास गिवन है m1 और जो ऊपर ब्लॉक रखा हुआ उसका मास है m2। पहले क्या करते हैं, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बोलो m2 कुछ ऐसे रखा हुआ है, m2 सही है। नीचे क्या लग रहा है? ये तो सबसे आसान था, mg सीधा नीचे है ना, दिक्कत ही नहीं कोई, ठीक है। ओके, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है और एक ही सरफेस ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है मुझे, तो बोलो क्या करूंगा मैं? नॉर्मल रिएक्शन लगा दूंगा ऐसे, खत्म, कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। ओके, इसका नाम चलो n1 रख देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है वेज का, ठीक है। ये वेज है, मास है इसका m1, तो बोलो नीचे क्या लग जाएगा? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बड़ी रिसर्च की बात बता दी है ना। m1 जी नीचे लगेगा, रिसर्च की तो बात है ये, और क्या। इधर क्या लगेगा बोलो? n2 लग जाएगा, क्योंकि भाई जमीन जो है वो इसको ऊपर पुश कर रही है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? n2 जो है ऊपर लग जाएगा। बोलो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? क्या यहां पे कोई सरफेस ऑफ कांटेक्ट है? यहां पे इसने इसको n1 से ऊपर दबाया तो इसने इसको n1 से नीचे दबाया, है ना। किसी एंगल पे यहां क्या लग जाएगा? n1। क्या इसके अलावा कोई फोर्स दिख रहा है आपको? और कोई फोर्स यहाँ पे? अगर ये सरफेस रफ देता तो बात अलग होती, रफ सरफेस पे अलग बात होती ना। रफ सरफेस बोले तो ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, स्मूथ सरफेस है तो नीचे चला जाएगा, रफ सरफेस है तो नीचे जाना चाहता है, रोकने वाला कौन? फ्रिक्शन, है ना। ये नीचे जाना चाहता है, फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर F, सही है। अब बताओ, ये फ्रिक्शन जो फोर्स जो है इस पे लग रहा है ना, किसने लगाया? इसने इस पे F लगाया, तो इसने इस पे F लगाया होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहां पे एक F फोर्स भी लग जाएगा, सही है। अगर यहां पे F फोर्स है तो यहां पे भी क्या होगा? एक F फोर्स लग जाएगा। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल। ओके, ये देखिए, ये और भी बढ़िया है। क्या है वो? अब M3 के ऊपर रखा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत है, सिंपल है ना। बोलो M1 के लिए क्या बनेगा जो यहाँ पे M2 के लिए बना हुआ है? मोर और लेस ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे M2 के लिए कैसा बनेगा? जैसा यहाँ M1 के लिए बना हुआ है। और M3 के लिए कैसा बनेगा? बस इसने इसको नीचे धकाया होगा बस, और इस पे M3G लगेगा, और तो कुछ नहीं लगेगा, और जमीन वाला लगेगा, जमीन वाला यहां वाला और M3G, और कुछ नहीं लगेगा। बोलो भाई, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपके हिसाब से। अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग जाएगा? ऊपर, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? सही है, F फोर्स यहां लग रहा है ना, सही है। ओके, अब इसने इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया था, तो इसने इस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे बनाइए? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, यस और नो, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा।
अब अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इससे ज्यादा हुआ, ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो ब्लॉक ये वाला इधर चल पड़ेगा या इधर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा। अगर उल्टा हुआ कि ये नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा है, इसका ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, ये वाला कंपोनेंट कम है, तो क्या होगा बोलो? इधर जाना चाहेगा ये M2 ब्लॉक, ये ब्लॉक इधर इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा। इट डिपेंड्स किसका फोर्स ज्यादा है। जिसका फोर्स ज्यादा है उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। आप देखो, मान लो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग गया इधर, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? सही है। अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा है आगे, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? है ना? एक्शन रिएक्शन पेयर होते ही है। एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा ही होगा, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, सेम टाइप ऑफ फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, ओके। अब एक्चुअली रफ सरफेस दिया है, आगे हो। ओके, ये देखिए भाई, M मास का ब्लॉक है, इसको F फोर्स लगा के आगे खींचा जा रहा है। वो इसको खींच के ले जा रहा है, ऐसे 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 पकड़ के और ऐसे ऐसे खींच के लेके जा रहा है। अब क्या होगा बोलो? ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की, है ना? Mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और ये आगे और ये पीछे। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है, चल नहीं रहा, चलना चाहता है ना? जैसे ये चेयर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया हुआ, क्या ये चल रही है? चलना चाहती है क्योंकि मैंने फोर्स लगाया हुआ है, चल नहीं पा रही है। मतलब ये फोर्स F लग रही है लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए ये आगे नहीं चल पा रहा है। आगे नहीं चल पा रहा है मतलब रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो बोलो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg, सही है? नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? ऊपर, mg नीचे, n इज इक्वल टू mg, और ये फोर्स लग रहा है F आगे और फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f लग रहा है पीछे। तो बोलो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। ऑल राइट, खेल खेल है भाई, खेल। सोचना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अरे हो जा भाई, जूम नहीं हो रहा। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं होगा। देखो, M1 है, उसके नीचे M2 है, ठीक है, ऊपर नीचे रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि इस वाले ब्लॉक को मैं फोर्स लगा के आगे ले जाना चाहता हूं, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया बात है। दोनों के दोनों सरफेस रफ है। सबसे पहले तो मुझे बताओ M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्रिक्शन चैप्टर का बेसिक है, ठीक है ना? M2G कहां लगेगा? सही है, जमीन इसको ऊपर पुश कर रही है लेट से N2 फोर्स से, ठीक है? जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो इसको नीचे पुश कर रहा है, कितने फोर्स से? सही है, ओके। आगे की तरफ क्या लग रहा है? कैपिटल F फोर्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पीछे की तरफ क्या लग रहा है? F। अब स्पेशल केस है, यहां से दो केस बनेंगे आपके पास। क्या? कि क्या ये वाला ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं चल रहा है, फोर्स लगाया लेकिन फोर्स बहुत कम था, ये ब्लॉक आगे नहीं खींच पाया, ये फोर्स है ना, वहीं के वहीं रुका हुआ है। तो बोलो, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, है ना, क्योंकि ये रेस्ट पे है। आगे फोर्स है तो पीछे फोर्स लग रहा होगा, तभी तो रेस्ट पे है ना? आगे पीछे फोर्स दोनों डायरेक्शन में फोर्स होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में N2 इज इक्वल टू N1 प्लस M2G, ये हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात? अगर ऐसा है कि नॉट मूविंग तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सही है? ये F फोर्स कहां लग रहा है? M2 और जमीन के बीच में लग रहा है ना। तो ग्राउंड ने इस पे पीछे फोर्स लगाया, इसने ग्राउंड पे आगे फोर्स लगाया होगा। हमें ग्राउंड का तो बनाना नहीं है, तो बोलो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स F रह जाएगा। अब M1 ब्लॉक M1G नीचे और ऊपर की तरफ N1 होगा ना भाई। इसने इसको नीचे दिखाया था ना N1 फोर्स लगा के, तो ये इसको ऊपर दिखाएगा N1 फोर्स लगा के। ठीक है? क्या यहां पे कोई फ्रिक्शन होगा? कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक चलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, और जब ये ब्लॉक चलने की कोशिश ही नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन कहां से आ जाएगा? ये आराम से रखा हुआ, यहां कहां फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना जब मैं इसको आगे खींचने की कोशिश करता हूं। देयर इज ए टेंडेंसी टू मूव। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब दूसरा केस कि भैया ये फोर्स ज्यादा है, ये ब्लॉक खींच के लेके जा रही है, आगे की तरफ चल पड़ा है, सिस्टम चल पड़ा है। तो बोलो ये ब्लॉक आगे चल रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स यहां पे पीछे लगेगा। सही है? अब बताओ क्या ये और ये एक साथ चलेंगे? आगे की तरफ चल पड़ेगा ना ऊपर वाला ब्लॉक भी। इमेजिन करो एक बुक है, उसके ऊपर दूसरी बुक रखी हुई है, मैं नीचे वाली बुक को खींच रहा हूं तो ऊपर वाली बुक भी साथ साथ चलेगी, है ना। ऊपर वाली बुक कहां से चल पड़ी भाई? फ्रिक्शन की वजह से चल पड़ी। समझ में आया ना? ऊपर वाली बुक क्यों चल पड़ी? क्योंकि फ्रिक्शन था। स्मूथ होता तो वो नीचे नीचे वाला निकल जाता, लेकिन ऊपर वाली भी चल रही है क्योंकि यहां फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले पे आगे की तरफ और नीचे वाले पे पीछे की तरफ। ठीक है? तो यहां पे अगर F1 है तो यहां पे फिर क्या लग जाएगा? F2। सही है? और इस पे आगे की तरफ F2। F1 तो जमीन ने लगाया ना, इसने इस पे F2 लगाया, इसने इस पे F2 लगाया। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हमको वैल्यूज भी निकालनी है आगे चल के कि इतना फोर्स लग रहा है, इतना ये वाला ब्लॉक है, इतना ये वाला ब्लॉक है, इतना फ्रिक्शन का वैल्यू लग सकता है। तो बताइए इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस वाले का कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे चल। ठीक है? अभी के लिए बात क्लियर हुई? चलेगा तो फ्रिक्शन है, नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन नहीं। सेम क्वेश्चन है ये और ये सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर वाला और नीचे वाला। देखो भाई ये ब्लॉक आगे जाना चाहता है, यहां पे फ्रिक्शन लग जाएगा। ओ सॉरी, स्मूथ है तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है? तो बोलो भाई जब इस पे फोर्स लगा है तो बोलो क्या ये आगे जाएगा? यस, मोस्ट डेफिनेटली ये आगे जाएगा। अब बताइए यहां पे ये जो M1 ब्लॉक है, क्या ये भी इसके साथ साथ आगे जाएगा? ऐसे इमेजिन करो ना, एक बॉल रखी हुई है बुक के ऊपर, आपने धीरे धीरे क्या किया? बॉल को खींच लिया, सॉरी बॉल कह रहा हूं, बुक को खींच लिया, तो बॉल भी आपकी बुक के साथ साथ आगे चलेगी। क्यों चलेगी आगे की तरफ? क्योंकि फ्रिक्शन कहां लगा है? आगे की तरफ लगा है। ठीक है ना? तो बोलो इधर फोर्स लग रहा है, ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, मतलब ये आगे क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो बोलो इसने इस पे आगे फ्रिक्शन लगाया तो इसने इस पे पीछे फ्रिक्शन लगाया होगा। M2G, M1G, नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है ना? ठीक है? ओके, ये मैं आप पे छोड़ सकता हूं, मेरे ख्याल से छोड़ सकता हूं क्या? ट्राई कर लो, पूछ लेना, अगर ना आए तो इंडिविजुअली भी पूछ सकते हो। ठीक है भाई? अब मेथड सीखते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट टाइम इज इट? 45? Oh, that means we have time. We have some time. Application of Newton's laws to solve numerical problems. अब इस चैप्टर में आपको और कुछ नहीं करना है, कुछ मेथड याद रखने हैं, कोई अननेसेसरी इसके आगे डेफिनेशन नहीं आएगी। ठीक है? आपको सिंपल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। डेली काम क्या है? आओ क्वेश्चन सॉल्व करो, मेथड सीखो, प्रैक्टिस करो, बस यही काम है, रिपीट करना है अब यही काम। कम, लर्न न्यू न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस, नेक्स्ट डे रिपीट।
वही चलता रहेगा, नए नए क्वेश्चन आते चले जाएंगे, नए नए मेथड सीखते चले जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल ही है इसके आगे, ठीक है। ओके, न्यूटन का कौन सा लॉ भाई? सेकेंड लॉ हम ज्यादा यूज करेंगे इसमें। बोलो, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 99% क्वेश्चन कैसे आएंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट फोर्स बोलेंगे हम, और एक्स डायरेक्शन में अलग से सॉल्व करेंगे, वाई में अलग से, जेड में अलग से, और फिर एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, और जेड वाले के साथ क्या लगा देंगे? के। सही है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चूज एन अप्रोप्रिएट सिस्टम। पहले उस चीज को सिलेक्ट कर लो जिसके ऊपर आप लॉ लगाना चाहते हो न्यूटन के, ठीक है, जिसको स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? सिस्टम चूज करेंगे कि ये मेरा सिस्टम है, और ये मेरा सिस्टम है, तो अब मैं इसके ऊपर फोर्सेस लिखूंगा, फिर उनको सॉल्व करूंगा, मैं आंसर आ जाएगा, ठीक है। चूज एन अप्रोप्रिएट सिस्टम, जैसे ब्लॉक M1 को सिलेक्ट कर लिया, M1 के बारे में लिखेंगे, M2 सिलेक्ट कर लिया तो M2 के बारे में करेंगे, M1 M2 को कंबाइंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। जिसको सिस्टम माना है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड, चूज एन अप्रोप्रिएट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप क्या करेंगे? एक्स डायरेक्शन अपने हिसाब से मानेंगे, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है। डायरेक्शन मानेंगे, सिस्टम मानेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक्स वाई जेड डायरेक्शन मानेंगे, एंड रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ये जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन मानिए ना, सारे के सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आप स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे फोर्स F लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो देखो, यही डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन मानना मेरे लिए आसान रहेगा, यस और नो। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरीके से एक इंक्लाइंड सरफेस है मेरे पास, ठीक है, यहां एंगल थीटा, यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, अब इस ब्लॉक के ऊपर मुझे फोर्सेस लिखनी है, तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है? इस डायरेक्शन को एक्स मानना या इस डायरेक्शन को एक्स मान लेना? इसी डायरेक्शन को एक्स मान लेंगे, ये वाली डायरेक्शन हमारे लिए कुछ देर के लिए वाई डायरेक्शन बन जाएगी। हम इन डायरेक्शन के अलावा हमारा आंसर निकालेंगे। समझ में नहीं आया? ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप किसी भी डायरेक्शन को एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, जो भी डायरेक्शन मानेंगे उन्हीं डायरेक्शंस में आप क्या करेंगे? कंपोनेंट्स फाइंड कर लेंगे। कंपोनेंट, कंपोनेंट आता है ना, ये एफ, ये एंगल थीटा, तो इधर कितना? एफ कॉस थीटा, इधर कितना? एफ साइन थीटा, सही है। ये फोर्स है F3, ये एंगल है थीटा, तो इधर कितना? F3 cos थीटा, और इधर कितना? F3 sin थीटा, सही है ना। कोई दिक्कत है? बस sin थीटा cos थीटा लगा के कंपोनेंट निकाल लेंगे। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। सम ऑफ फोर्सेज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर वाली नेगेटिव हो जाएगी। 5 न्यूटन प्लस में -5 न्यूटन इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर क्या कर लेंगे? राइट वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू आगे वाला फोर्स इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, सही है, ठीक है। इफ द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालेंगे। मान लो इधर लग रही है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, तो क्या करेंगे? नेट फोर्स क्या है? 5 न्यूटन है उस डायरेक्शन में। बोलो भाई 10 इधर 5 इधर, तो नेट कितना हो गया? 10 माइनस 5 यानी कि 5 न्यूटन इधर हो गया, तो ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है उसके बाद, बस इतना ही करना है, सही है। जो भी फोर्स ज्यादा हो माइनस छोटे वाली फोर्स जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में अलग से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में फिर से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जेड डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आएगा, वाई में वाई वाला एक्सेलरेशन, और जेड में जेड वाला एक्सेलरेशन। समझ में नहीं आया? बोलो भाई, ठीक है। बोलो, इफ बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम देन अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर है। एक्स डायरेक्शन की फोर्स है तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा, वाई डायरेक्शन की फोर्स है तो वाई का एक्सेलरेशन, और जेड डायरेक्शन की फोर्स है तो जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। सही है।
क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि ये 3 केसेस हैं मेरे पास, ठीक है, ये 3 केस दिख रहे हैं मुझे। 3 केसेस में ब्लॉक है मास m वाला, डब्बा है जिसका मास कितना है m, ठीक है। अब इनके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं। इस ब्लॉक पे आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। एक ब्लॉक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट सिस्टम चूज करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, यही बना दो, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सही है। फिर एक्स वाई जेड डायरेक्शन चूज कर लेता हूं, एक्स ये हो गई, वाई ये हो गई। मुझे क्या करना है, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स हो जाएगा, एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन आ गया ना। मुश्किल है क्या? बिल्कुल सिंपल है। ओके, ये वाला कोई केस देख लो, यहां क्या हो रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू टी, ये गिवन है। ये जो रस्सी है ना, इसमें टेंशन है टी। ये जो ब्लॉक है ये जमीन पे भी रखा हुआ है और इससे रस्सी भी बंधी हुई है, रस्सी खींची हुई है और रस्सी में टेंशन है टी। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मुझे पता यही सिस्टम है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन मुझे दिख रही है, क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। बोलो इधर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा इधर से, और ऊपर इधर की तरफ टेंशन। बोलो क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे है, यानी कि नेट फोर्स क्या होगी, 0, यानी कि ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स बताइए, T प्लस N इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg। बोलो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, T को इधर भेज दो, mg माइनस T इज द आंसर। समझ में नहीं आया? ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर नहीं लग रहा, कहां लग रहा है, किसी एंगल पे F फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ ब्लॉक और मैं उसको ऐसे खींचू ना, वर्टिकल खींच रहा हूं ना हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूं, क्या खींच रहा हूं, किसी एंगल पे उसको ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ पे जो गिवन फोर्स है दैट इज F, ठीक है। अब इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगानी है, निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये सिस्टम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, दिस इज सिस्टम, mg नीचे, सही है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, मुझे n निकालना है, सही है। अब एक्स वाई जेड डायरेक्शन हम चूज कर लें, ठीक है, दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, दिस इज माई वाई डायरेक्शन। क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? नहीं भाई, इस डायरेक्शन में F का F cos थीटा वाला कंपोनेंट है ना, इधर क्या है F sin थीटा, तो इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा ये, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है। नॉर्मल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, सारी फोर्सेस के कंपोनेंट x और y डायरेक्शन में लिख लो। और क्या करिए, बोलिए, F का इधर एक कंपोनेंट आएगा कितना, F cos थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा, सही है ना। तो बोलिए क्या होगा, mg नॉर्मल रिएक्शन F sin थीटा। अगर ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे है, मतलब ऊपर नहीं जाना है, तो क्या करेंगे, बोलो F sin थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, ऊपर वाला फोर्स F sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, सही है। नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, इसको उठा के इधर भेज दो, F sin थीटा को, mg माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अच्छा, अब मान लो फोर्स का वैल्यू मान लो बहुत ज्यादा होता और F sin थीटा का वैल्यू और भी, मतलब वैल्यू तो बड़ा ही होगा ना, F बड़ा है तो F sin थीटा भी बड़ा ही होगा, F से बड़ा नहीं होगा, लेकिन मान लो कि वो mg से बड़ा आ गया। आपने यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकाला, कितना है, mg माइनस F sin थीटा। अब मान लो आपने जब उसको सॉल्व किया वैल्यू पुट करके, तो वो नेगेटिव आ गया, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो गया। सोच के देखो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जब दो बॉडी सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, सही है ना, दो बॉडीज के सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, ये उधर पुश कर रहा है, वो उधर पुश कर रहा है, पुश कर रहे हैं ना, मतलब पॉजिटिव फोर्स है। हमने पता है ये ऑब्जेक्ट इसको इधर से टच किया हुआ है तो इधर पुश कर रहा होगा, मोस्ट डेफिनेटली इधर ही पुश कर रहा होगा ना। फोर्स इस डायरेक्शन में हमने जो मानी है दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, बट कैलकुलेशन के हिसाब से दैट फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव, मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई। क्या ये पॉसिबल है कि दो सरफेस कांटेक्ट में हो
और ये वाला सरफेस इसको इस डायरेक्शन में पुश कर दे, पॉसिबल है क्या? मतलब देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन द आंसर। और वो डिस्क्रिपेंसी क्या है कि हमने ये मान लिया कि ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, यही डिस्क्रिपेंसी। ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में ही नहीं है। समझ में नहीं आई बात? नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, मैं जमीन को पुश कर रहा हूं, जमीन मेरे को पुश कर रही है, आपने मेरे और जमीन के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकाला, वो आ गया 10 न्यूटन। मतलब मैं जमीन को पुश कर रहा हूं, जमीन मेरे को पुश कर रही है, वो आ गया 0 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि हम जस्ट टच कर रहे हैं, बस मतलब ऑलमोस्ट बस टच है नाम नाम का, वहां कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रही है। ठीक है ना? जितना ज्यादा मैं दबाऊंगा किसी चीज को उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन मैंने जितना कम फोर्स किया नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही कम होता चला जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरा हाथ जस्ट हटने वाला है, तब वहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब ऑलमोस्ट सरफेस ऑफ कांटेक्ट खत्म हो चुका है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट में कांटेक्ट है ही नहीं। और नेगेटिव आ गया मतलब डेफिनेटली देयर इज नो सरफेस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट छूट चुका है जमीन से। समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होने का मतलब समझ में आया आपको? नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव मतलब क्या होता है? देयर इज नो कांटेक्ट, देयर इज नो कांटेक्ट, है ना? सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ही नहीं, उठ गया, अलग अलग हो गए हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इफ नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव, देयर इज नो कांटेक्ट ऑफ द बॉडी विद द सरफेस। कोई दिक्कत? अब ये देखिए, ये बहुत ही, अब इसी बात को लेके चल रहे हैं क्या कि अगर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाए या 0 हो जाए, मतलब देयर इज नो कांटेक्ट ऑफ द बॉडी विद द सरफेस। ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ? एफ फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रही है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए सच दैट द ब्लॉक इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड? ये जो ब्लॉक है ये जमीन से उठ जाए, ऊपर उठ जाए। ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे कांटेक्ट ही नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो यहां पे फिलहाल के लिए मान लो कि देयर इज सम नॉर्मल रिएक्शन n, मान लिया, सारा कैलकुलेशन किया, लास्ट में n का वैल्यू 0 रखो। समझ में आया? क्योंकि सरफेस ऑफ कांटेक्ट रहेगा नहीं ना, उठ जाएगा। तो बोलो क्या करेंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मास है 10, g है 10, तो mg नीचे, मतलब 10 इंटू 10 नीचे 100 न्यूटन नीचे आ गया। बोलो भाई, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और ऊपर की तरफ F फोर्स लगेगा, है ना? F और N दोनों ऊपर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद F प्लस N इज इक्वल टू 100। सर F प्लस N इक्वल टू 100 क्यों किया? ये उठ भी तो रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। क्या इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड मतलब उठा के ऐसे स्पेस में भेजना है क्या? जस्ट उठाना है, जस्ट। हम क्या करेंगे? फोर्स मैंने लगा के देखा 10 न्यूटन, ब्लॉक नहीं उठा। 20 लगा के देखा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98, 99, 99.9, 100 पे उठ जाएगा। समझ में आया ना? तो 100 पे उठ रहा है, इसका क्या मतलब है? अरे 100 पे ये उठ गया ऊपर, इसका मतलब क्या है? 100 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब हमारा आंसर 100 है, 100 से ऊपर नहीं जाना है, एग्जैक्ट जस्ट उठा देना, बस उठा देना है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन को जस्ट 0 कर देना, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 करेंगे और फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। अब आप कहोगे कि सर 110 लगा देते तो भी तो उठ जाता, आप तो 100 पे अटके हुए हो, 100 से ऊपर भी तो जाओ, तो उसको बढ़ाओ सर। मैं कहूंगा भैया क्वेश्चन में क्या पूछा है? F बताइए ताकि ये उठ जाए, है ना? है ना? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड? 100. What is the maximum force that can be applied on the block? What is the maximum force that can be applied on the block so that it does not lift from the ground? 100. तीनों का आंसर 100 है। अरे भाई
99.9 लगाया, नहीं उठा। 100 लगाया, जस्ट उठा। तो मैक्सिमम में 100 लगा सकता हूं ताकि ये ना उठे, मिनिमम 100 चाहिए ताकि ये उठ जाए। यही तो बात हुई। यहां से दुजाना जाना है, ठीक है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, पूरे देश को पता है। आपको दुजाना जाना, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस यू हैव टू कवर टू रीच दुजाना? 5 किलोमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस यू हैव टू कवर टू रीच दुजाना? 5 किलोमीटर। बात तो वही है ना? तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? 100 टू लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड। मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं ताकि ये ना उठे? 100। ना एग्जैक्ट 100 पे क्या होगा सर? एग्जैक्ट 100 पे पता ही। जैसे आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे आगे चल के कि भैया ये ब्लॉक है, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 10 न्यूटन लग सकता है। आपने इस ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश की 5 न्यूटन फोर्स लगा के, तो ये नहीं चलेगा। 8 न्यूटन लगाए तो भी ये नहीं चला। 15 न्यूटन लगाए तो ये स्लाइड होते हुए आगे चलने लग गया, ठीक है। 10 न्यूटन इसका फोर्स आना चाहिए था। अब आप कहोगे सर एग्जैक्टली 10 न्यूटन पे क्या ये ब्लॉक सरकेगा या नहीं सरकेगा? पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 10 न्यूटन फोर्स लगा ही नहीं सकते। एग्जैक्ट जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो वो 10 न्यूटन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 10.1 पे चल पड़ेगा, 9.9 पे वो नहीं चलेगा, 99.9 पे ये नहीं उठेगा, 100.1 पे ये उठ जाएगा, 100 पे क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम अपना बॉर्डर लाइन आंसर हमेशा 100 ही बोलेंगे। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है तो बताइए, मैं अभी क्लियर करना बताऊंगा। अगर कोई डाउट है तो यहां तक के सारे लेक्चर आज ही देखने हैं, आज ही यहां तक के 100% लेक्चर देख लो, फिजिक्स सुधर जाएगी, नहीं तो फिर बैठ के रोते रहना। ये अगर आपने ब्लॉक से घबराना शुरू कर दिया, आपकी पूरी मैकेनिक्स खराब है। मैकेनिक्स अगर आपकी खराब हो गई तो आपकी पूरी फिजिक्स खराब है, क्योंकि जहां पे भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे मैकेनिक्स के क्वेश्चन बाकी चीजों में घुसेड़ देगा, और फिर आप उससे घबराते हो तो फिर आप उससे भी घबरा देंगे, फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, और कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। तो ध्यान रहे, यहां तक 4 लेक्चर बनते हैं, 2-2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, 2x पे देखो 1-1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा तुम्हारा। अगर रिवाइज करना है यू कैन रिवाइज फ्रॉम द नोट्स, यू कैन रिवाइज फ्रॉम द लेक्चर वीडियोस, जहां से रिवाइज करना है करिए, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। यहां तक एक एक चीज पता होनी चाहिए, फोर्स क्या होती है, कैसी फोर्स होती है, क्या लॉज होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, एप्लीकेशन कैसे करना है, बेसिक चीजें क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पता है तभी आप आगे जाओगे, ये नहीं पता फिर कोई फायदा नहीं है। Thank you for your time. I will see you in the next class.